तो टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है और हमारे संवाददाता इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और महाप्रलय का दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिरकार नेपाल में त्रासदी क्यों आई है, क्या कारण है और क्या इस त्रासदी में मरने वालों के आंकड़े को कम किया जा सकता है। ये तमाम खबरें होंगी हमारे इस 5 बजे के शो में और आपको बताएंगे कि इस महाप्रलय का असली कारण क्या है। और इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा वो बढ़ चुका है। 332 लोगों की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा शव चितवन में मिले हैं, 121 लोगों के शव अकेले चितवन में मिले हैं। नेपाल के 910 लोगों से अब तक संपर्क नहीं हो पा रहा, जिसमें से 500 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और ये विदेशी नागरिक भी लापता हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस कदर हालात नेपाल में अब भी भयावह बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ी चुनौती कई फीट मलबे में से और स्लज में से डेड बॉडीज को ढूंढना। और नेपाल में विनाश मचा देने वाले सैलाब को आए 32 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में सैलाब आने के बाद मची तबाही की जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली है। देखिए, जल प्रलय के बाद मची तबाही का डरा देने वाला मंजर आपके सामने है। किस तरह से घरों की दूसरी तीसरी तक मंजिल तक मलबे में वो पूरी चीजें दब चुकी हैं। तो हमने आपको टॉप एंगल से दिखाया कि सैलाब कैसा दिखता है, कैसे इस सैलाब ने कहर बरपाया है। अब आपको दिखाते हैं ऐसी ही तबाही के कुछ और निशान। देखिए, नेपाल के नुवाकोट से मौजूद त्रिशूली बाजार से टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तबाही का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं। एक मकान है जिसके सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं और पानी कहां तक था आप इसे देखकर बहुत आसानी से जान सकते हैं। यहां तक पानी था और अभी भी नीचे इतना दलदल है कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। घर के जो लोग हैं वो यहां से चले गए हैं। कुछ लोग जिनका ये घर है वो मेरे साथ यहां आए हैं, किसी तरह जान बचाकर वो लोग भाग गए थे। हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप इसे देखकर बहुत आसानी से ये जान सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये तबाही थी, किस तरह का वो मंजर रहा होगा, खतरनाक मंजर, कि लोगों ने किसी भी तरीके से अपनी जान को बचाकर यहां से भागने में सफल रहे। हमारे साथ नवराज हैं जिनका ये घर है। नवराज, कहां तक पानी कहां तक था? पानी ये हमारा थर्ड फ्लोर है। ये तीसरी मंजिल है। ये तीसरी मंजिल? हाँ, ये तीसरी मंजिल है। इसके आगे भी एक हमारा बंगला घर था, वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। मतलब सेकंड फ्लोर तक पानी था। मैं आपको उस घर में ले जाकर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके। इसके ये हमारा अभी हम जहां खड़े हैं ये थर्ड फ्लोर है। हाँ, ये थर्ड फ्लोर है। ये थर्ड फ्लोर है। ये भी हमारा घर है, आप देख सकते हैं। ये दुकान के अंदर जो कुछ भी सामान था वो सब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। वो घर आपने यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से क्षति हो गया है। ये मेरा डैडी का घर था मेरा। तो प्रकृति का ये रूप आप बहुत ये जो प्रकृति का रूप है उसे बहुत ये घर हमारा है। ये घर टूट गया और इसके इस हिस्से में भी। मनीष, इधर कैमरा दिखाइए। ये वाला हिस्सा भी पूरा टूट गया। हाँ, वहाँ नीचे देखिए, उतर देखिए, सब गए। ये आपके रिश्तेदार का घर था? ये रिश्तेदार का था, ये हमारा। वो लोग तो बच गए, भाग गए थे। वो लोग सब बच गए। किसी तरीके से लोग यहाँ से निकल गए थे, किसी तरीके से बचाएर गए। म यहाँबाट सब वहाँ देखि मान्छेलाई बोलाउँदै गयो। उता सबै आओ भाग भनेर उतार त खोलो आयो, ल निस्का भनेर सब धेरै मान्छे। ये कितने बजे हुआ? 9 बजे मेरे श्रीमान र म सबलाई बोलाउँदै गए। तो जिस समय में ये हुआ, जिस समय में ये तबाही आई, उस समय इस बाजार में कितने लोग रहे होंगे?
कितने कितने सब है सब सब थियो सबै गयो सब बच्यो केही भएन। तो सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें नेपाल से सामने आई है। जैसे ही ये खौफनाक मंजर लोगों के सामने आया, लोग सहम गए। सैलाब की शक्ल में सामने आ रही मौत को देखकर कैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जरा वो तस्वीर भी देखिए। लग्यो बनाएर लगिसक्यो भासिन्छ अहिले। तो पहले ये लोग नदी के किनारे खड़े नजर आए हैं और अचानक सैलाब को आता देख कैसे पीछे की ओर ये पूरी भीड़ हटती हुई शुरू हो गई, क्योंकि नदियों के किनारे रहने वाले लोग जानते हैं कि इस तरह का सैलाब जब आता है तो अपने साथ मौत लेकर आता है। चंद सेकंड में ही सैलाब इनकी तरफ बढ़ने लगा और फिर क्या हुआ वो तस्वीर आपके सामने। ये पूरा शहर स्लज यानी मिट्टी, मलबे और सैलाब में तब्दील हो गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कुदरत का क्रोध दिखता है तो संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसी बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि तस्वीरों में किस तरह से अचानक ये सैलाब आया और तेज बहाव किनारे बसे घरों की ओर कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस दौरान मौके पर रह रहे लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए, लेकिन सब मिटाने पर आमादा सैलाब के सामने किसी की एक भी नहीं चली। अब आपको नेपाल में तबाही की एक नई तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अचानक से सैलाब आया, जिसके बाद मजदूरों के सामने अचानक तेज बहाव और पानी उमड़ पड़ा। ऐसे में जान बचाने के लिए मजदूर दौड़ते नजर आए। वो तस्वीर आपके सामने मोबाइल के कैमरों से शूट। इन तस्वीरों में देखिए लोग कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और सैलाब को आता देख भागने की कोशिश, लेकिन बाद में ये तमाम लोग इसकी जद में आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जो जिंदा बच गए। उनके हवाले से ये वीडियो आपके सामने। किस कदर सैलाब इनकी तरफ से किस आवेग से बढ़ रहा है वो तस्वीर आपके सामने। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो एक तरफ तबाही है और दूसरी तरफ नेपाल की सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव अभियान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि इस जल प्रलय से नेपाल में भीषण तबाही मची हुई है। सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे में सड़कों से जाने वाले रास्ते के सुरक्षित रहने का तो सवाल ही नहीं बनता। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब आपको सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, नेपाल में तबाही के बीच कई परिवार फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू नेपाली सेना की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, जैसे ही सेना ने बच्चे के साथ एक पूरे परिवार को बचाया है, उसके बाद लोग कितने खुश नजर आए। एक छोटा सा बच्चा, मासूम, बहुत प्यारा सी बच्चे को सेना का जवान अपने सीने से लगाकर बचाता हुआ नजर आया। ये पूरा परिवार इस सैलाब में फंसा हुआ था। लगभग 24 घंटे तक ये पूरा परिवार यहां फंसा रहा, लेकिन सेना को जानकारी मिली और बच्चों के साथ बच्चों के परिजनों को भी सेना बचाती हुई नजर आई। और नेपाल के रसुआ में रूह को कपा देने वाली तबाही मची थी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बुलडोजर को काम पर लगाया गया और ये तमाम बुलडोजर रसुआ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, दर्जनों बुलडोजर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। शवों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मलबे को बुलडोजर से हटाने का काम जारी है। और अब आपको नेपाल के त्रिशूली से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। से मैं देख रहा हूं तब से लगातार आप देखेंगे कि ऊपर राहत और बचाव का कार्य जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। रसुआ लगातार ये हेलीकॉप्टर से लोग चले जा रहे हैं, सेना के जवान चले जा रहे हैं, कुछ और जो सरकार के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। या तो लोगों को वहां से बचाकर ला रहे हैं या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उस स्थान तक राहत सामग्री पहुंच जाए, उन्हें खाने पीने की वो चीजें मिल जाए, क्योंकि अभी यहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है।
पानी पानी हाम्रो यो माथिबाट आछ, पानीलाई त्यस्तो छैन, तर अरू ठाउँमा पानीको समस्या छ। यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पानी की दिक्कत है। अब मेरो यहाँ 2टा गाडी थियो, यहाँ मेरो दिदीको 2टा गाडीमा एउटा बगाएर लग्यो। अब यो जति पनि खाली देख्नु भएको छ यो ठाउँ, यहाँ पुरै यस्तै घरहरू थियो। अब यो घरहरू पुरै बस्ती। ये जितना आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये जो खाली स्थान है, इस पर में कल सुबह 9:30-10 बजे तक यहाँ मकान था, लेकिन अभी बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये मैदान है, कुछ भी नहीं बचा, ना तो गाड़ी, ना तो घर, ना तो लोग। और ऐसा जो मंजर बता रहे हैं नवराज जी, वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों को उन्होंने बहते हुए देखा है, और उसके बाद जब यहाँ एक तरीके से हाहाकार मचा, लोगों को लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपनी जान किसी तरीके से बचा पाते हैं। यो डाँडोतिर चाहिँ जाँदाखेरि हामी धेरै सुरक्षित भयो। जति चाहिँ डाँडोमा माथि गए ती मान्छेहरू बचे। अब यतै खोला बाटो भाग्नेहरू कोही पनि बचेन, त्यसलाई सबैलाई लग्यो। लगभग दोनों तरफ छोटा छोटा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर जो लोग चले गए वो किसी तरीके से बच गए। जो लोग पहाड़ के रास्ते ऊपर की तरफ चलते चले गए या फिर दूसरे हिस्से में चले गए, उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो लोग इस बीच वाले हिस्से से चले जा रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। और अब आपको नेपाल में सेना के रेस्क्यू से जुड़े कुछ और वीडियोस दिखाते हैं, कैसे नेपाली सेना किस तरह से घरों की छत पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना ने सैलाब में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया है। वो तस्वीर आपके सामने, ये तमाम लोग इस सैलाब में फंस गए थे, जान बचाने के लिए कहीं मलबे में, स्लज में, छतों पर शरण ली हुई थी। सेना को जानकारी मिली और उसके बाद सेना इन हेलीकॉप्टर्स को कैसे घरों की छत के बिल्कुल नजदीक लाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पहले छत पे वो शख्स बैठा हुआ था, हेलीकॉप्टर को छत के लेवल पर लाया गया और उसको वहां से हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर यह हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया है। इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अब तक आपने नेपाली सेना को इंसानों का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए देखा है, लेकिन अब जानवरों का इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि इस स्लज में, इस मिट्टी में, इस मलबे में जानवर भी फंस गए। सेना और बचाव दल का अभियान जारी है, कई घरों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और जानवरों का भी साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस दौरान कई सारी जद्दोजहद है जो सेना को ऑपरेशन में आ रही है। तस्वीर सामने है किस कदर जानवरों को भी इस मलबे से, इस मिट्टी से, इस स्लज से बाहर निकाला जा रहा है। और नेपाल में विनाशकारी प्रलय से भीषण तबाही मची हुई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के बीच लोग फंसे हुए हैं। नेपाल की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। तस्वीर आपके सामने है, मलबे में फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और यह तस्वीर देखिए किस तरह सेना यहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है नेपाल में, और नेपाली सेना इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त। और नेपाल में तबाही के बीच ड्रोन के जरिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे ड्रोन रैपिड रिस्पांस टीम को काम में लगाया गया है। ड्रोन पायलटों को मिशन के लिए जुटने का आह्वान किया गया है। यह तस्वीर आपके सामने। अब सैलाब में राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है, देखिए नेपाल के त्रिशूली बाजार से TV9 संवाददाता आकाश वत्स की रिपोर्ट। मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के बाहर जबरदस्त भीड़ लगी है और कैंप के अंदर जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कई सारे हेलीकॉप्टर हैं जो एक साथ लैंड कर रहे हैं, एक साथ टेक ऑफ कर रहे हैं। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें लेकर यहां आया जा रहा है, और साथ ही साथ जिनके बारे में कोई खबर नहीं है उनके परिजन यहां आपको नजर आएंगे। ये जो भीड़ है, ये उन लोगों की भीड़ है जो अपनों की तलाश में आए हैं। ये वो भीड़ है जो भीड़ अपनों को खोज रही है। किसी के माता पिता घूमने गए थे, किसी के दोस्त घूमने गए थे, किसी के परिवार के लोग घूमने गए थे। लगातार हेलीकॉप्टर लैंड कर रही है, लगातार हेलीकॉप्टर
का टेक ऑफ हो रहा है और यहीं से या तो राहत सामग्री भेजी जा रही है या फिर लोगों को वहां से लाया जा रहा है। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो अपनों की तलाश में हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जब हेलीकॉप्टर लैंड होगा तो उन्हें इस बात से राहत मिलेगी कि उनके परिजन सुरक्षित हैं। कई सारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर हैं, वो सब सुबह से ही काम में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ से टेक ऑफ और लैंड का काम चल रहा है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में लगातार लोगों को लाया जा रहा है। आप लोग इंतजार में हैं? किस बात का इंतजार है? आपके भी लोग फंसे हैं ऊपर? फंसे है ना, हम हमारा तो लेके गए, किधर लेके गए पता नहीं। और नेपाल में आपदा को लेकर 3 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। क्या है वो थ्योरीज जिसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं? सबसे पहले उनको समझते हैं। नेपाल में तबाही के 3 मुख्य प्रमुख कारण हैं। थ्योरी नंबर 1 वो ये है कि तिब्बत में ये जो कहर बरपा है उसके पीछे 4.4 तीव्रता का वो भूकंप है जिसकी वजह से ये पूरा सैलाब आया है। भूकंप के झटकों से पहाड़ खिसक गया और भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा गिरा, जिसे नेपाल में अचानक उसकी नदियों में यह सैलाब आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का यह दावा है। जबकि थ्योरी नंबर 2 क्या कहती है वो जानिए जरा। ग्लेशियर अचानक टूटकर नीचे गिरा भोटेकोशी त्रिशूली नदी में, जिसकी वजह से सैलाब आया है। और एआई इमेज के जरिए हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहां पर एक आर्टिफिशियल झील, आमतौर पर पहाड़ों में ऐसा होता है कि वो झील बन जाती है और भूकंप की वजह से वो झील लोड नहीं संभाल पाई और उसके बाद ग्लेशियर हो, सैलाब हो, सब कुछ इस नदी में आया जिसको भोटेकाशी से लेकर त्रिशूली नदी में संभाला नहीं जा सका और उसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है वो जानिए। तिब्बत के ऊपरी हिस्से में कृत्रिम झील बन गई। प्राकृतिक या कृत्रिम झील जो है उसका बांध टूटने से यह पूरा सैलाब आया। और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के हवाले से यह तमाम दावे किए जा रहे हैं धरती में कंपन भूकंप के कारण नहीं हुई बल्कि विशालकाय भूस्खलन की वजह से खुद पैदा हुई, जिसकी वजह से यह सैलाब आया और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब नेपाल में जो तबाही आई उसको डिकोड करने के लिए एक एआई वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो एआई वीडियो जरा देखिए जिसका जिक्र मैं कर रहा था। मेरे सहयोगी साजिद ने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि आखिरकार नेपाल के साथ क्या हुआ है। भोटेकोशी नदी जो है उसके ऊपर का ये पूरा इलाका और ऐसी जगहों पर, क्योंकि मैंने इससे पहले जो जोशीमठ था, रेनी गांव था, उसके ऊपर तपोवन वाला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पहले इसी तरह का झील था वहां पर, और वो झील अचानक से फटता है और उसके बाद इसी तरह का सैलाब आता है और हरिद्वार तक उसका इंपैक्ट देखा गया था। केदारनाथ की त्रासदी में भी कुछ ऐसा ही होने का दावा किया जा रहा था जो आज नेपाल के साथ हुआ है। एक और ग्राफिक्स है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए नेपाल में महाप्रलय का असली कारण क्या है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वॉल पर आ चुके हैं और कुछ और ग्राफिक्स जरा ये देखिए। नेपाल में आखिरकार इस महाप्रलय का असली कारण क्या है। हिमस्खलन से पानी में उफान आया। हिमस्खलन ने नदी जो लेंडे नदी है उसका रास्ता रोक लिया। लेंडे नदी में पानी जमा होता गया और नदी में जो रुकावट थी वो अचानक से टूटी और पानी इतना ज्यादा था, इतना बड़ा सैलाब आया कि वो नदी संभाल नहीं सकी। सैलाब का पानी भोटेकोशी नदी में पहुंचा और इस दौरान तिब्बत में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। सुबह लगभग जो रिपोर्ट है, सुबह लगभग 8:37 पर तिब्बत में भूकंप के झटकों को रिकॉर्ड किया गया और सुबह 9 बजे भोटेकोशी नदी में यह पूरा सैलाब आया है। तिब्बत की तरफ से पानी बहुत तेजी के साथ नीचे आया। रसुआ हो, नुवाकोट हो, धांदिंग हो, इन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अब इस बीच खबर यह है क्योंकि नेपाल के 2 सहयोगी माने जाते हैं। एक राइट हैंड पे चाइना है, दूसरी तरफ पे भारत है। भारत हमेशा
नेपाल के पक्ष के बारे में सोचता है, चीन उसका दोस्त बनने का दिखावा तो करता है, लेकिन जब यह सैलाब आया तो क्या चीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चीन की लापरवाही की वजह से दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में यह भीषण तबाही आई है। चीन ने जो लापरवाही की है उसके बारे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। चीन की लापरवाही क्या है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि अगर चीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो इस सैलाब को तो रोका नहीं जा सकता था, लेकिन जानों को बचाया जा सकता था। कैसे, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुबह लगभग 10:30 बजे चीन के केरुंग क्षेत्र में इस झील के फटने की खबर है, जो तिब्बत के आसपास का एरिया है। 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल की तरफ वहां से झील के फटने के बाद रिपोर्ट किया गया। नेपाल चीन के समय में 2 घंटे और 15 मिनट का अंतर है। नेपाली समय के अनुसार सुबह 8:15 बजे, जबकि चाइना के समय के अनुसार लगभग 10:30 बजे के आसपास यह आपदा आई है। चीन ने तुरंत इसकी जानकारी, यह कहा जा रहा है, नेपाल को नहीं दी, क्योंकि जहां से यह झील फटी हुई है और जहां तक इसने तबाही मचाई है उस पहले पॉइंट को हिट करने में 40 से 45 मिनट का वक्त खर्चा हुआ है। चीन ने जानबूझकर 45 मिनट की देरी से यह जानकारी साझा की। अगर यह जानकारी समय पर मिल जाती तो कम से कम बॉर्डर के इलाके में, एटलीस्ट नदियों के इलाके में रहने वाले लोगों की जानों को बचाया जा सकता था। दावा यह है कि वक्त पर जानकारी मिलती तो नेपाल अलर्ट हो गया होता और नदी किनारे से लोगों को बाहर निकाला जा सकता था। आपदा में मरने वालों की संख्या कम हो सकती थी। अब चीन पर आरोप क्या लग रहे हैं, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हमने तो वो बताया जो फैक्ट है, वहां पर कब रिपोर्ट किया गया, कैसे झील पड़ी, चीन को क्या करना चाहिए था, किसने जिम्मेदारी निभाई और किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन अब यह जानिए कि नेपाल में जल सुनामी जो आई है उसके लिए पूरी दुनिया ड्रैगन को जिम्मेदार ठहरा रही है। चीन पर आरोप क्या है, यह जानिए। आपदा का जो ट्रिगर पॉइंट है वो तिब्बत में है, फिर भी चीन ने नेपाल को समय रहते जानकारी और चेतावनी क्यों नहीं दी। चीन के पास ग्लेशियर की पहले से सैटेलाइट निगरानी की जानकारी थी। लेंडे नदी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने की चीन को जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत खास बनने की कोशिश करता है वो नेपाल का, लेकिन नेपाल को जानकारी साझा नहीं की गई। अचानक जो प्राकृतिक झील थी उसके टूटने से यह खतरा वहां पर मौजूद था और इस बात को चीन ने छिपाया। चीनी निर्माण कार्य से तबाही आई है और नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरोंग कस्बे में सबसे पहले आपदा को रिपोर्ट किया गया। आसपास की पहाड़ियों को काटकर यह ग्योरोंग कस्बे को बनाया गया था। ग्योरोंग इलाके के पास ही त्रिशूली नदी बहती है और पास में ही चीन के ग्योरोंग बंदरगाह का निर्माण भी किया जा रहा है। त्रिशूली नदी के संगम पर ग्योरोंग के बंदरगाह को बनाया गया है। चीन ने ग्योरोंग बंदरगाह के पास ट्रैफिक को प्रतिबंधित कर दिया है। अब देखिए नेपाल में आए फ्लैश फ्लड की आखिरकार वजह क्या है, यह जानने के लिए TV9 ने बात की है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून के वैज्ञानिक मनीष मेहता से, जिनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और तबाही का कारण बन रहा है। सुनिए वैज्ञानिक मनीष मेहता ने इस पूरी तबाही पर क्या कुछ कहा है। अब जहां पहले जो है स्नोफॉल होता था विंटर में या समर में बेसिकली, तो वहां पे अब रेनफॉल हो रही है। अब जो मटेरियल ग्लेशियर ने पीछे छोड़ा हुआ है उस मटेरियल में सिस्टम क्या हो रहा है कि वो मटेरियल लूज अनकंसोलिडेटेड है और ग्लेशियर्स के अंदर होने की वजह से, पानी होने की वजह से सैचुरेटेड है वो। अब उसमें हल्की ड्रॉपलेट पानी की पड़ रही है, पानी थोड़ा बहुत बरस रहा है उसके ऊपर, तो वो नीचे की ओर ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर फिसल के नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अब जो वैली होती है ग्लेशियर में वो नैरो वैली होती है। नैरो वैली होने की वजह से वो कहीं डैम और पॉन्ड्स बनाना शुरू कर दे रहा है और वो पॉन्ड जब उसमें पानी ज़्यादा भर जा रहा है तो बाद में ब्रीच कर जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना हिमालयन रीजन में बेसिकली जो नेपाल में हुआ वो लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ऐसी घटना है। अब नेपाल की त्रासदी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी साझा की है। एबीए के मुताबिक नेपाल में भारत के 288 लोग लापता हैं। लापता लोगों से फिलहाल किसी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है।
इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो नेपाल की त्रासदी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना रुख साफ किया है। कैसी मदद और कितने भारतीय लापता हैं उसका एक डाटा जारी किया गया है। अब नेपाल में जो त्रासदी आई है उसमें कुल लापता भारतीयों का जो आंकड़ा है वो आ चुका है लगभग 288 लोग लापता हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है। त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट के 73 कर्मचारी जो कि भारतीय हैं वो लापता है, जिसमें से तमिलनाडु के रहने वाले 86 लोग हैं। इसमें बंगाल के 32 हैं, जबकि अलग अलग राज्यों से 61 लोग ऐसे हैं जो गायब बताए जा रहे हैं। केरलम के भी 33 लोग इसमें शामिल हैं और यह पूरा आंकड़ा ऑफिशियल डेटा भारत की तरफ से जारी किया गया है। अब नेपाल में करीब 288 भारतीय लापता हैं। लापता लोगों में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय की बहू शर्मिष्ठा भौमिक राय भी शामिल है। शर्मिष्ठा 21 अगस्त को एक ट्रैवल एजेंसी के साथ नेपाल गई थी। बुधवार को सैलाब आने के बाद से शर्मिष्ठा लापता है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब नेपाल में आई भारी तबाही के बीच पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की एक दंपति के लापता होने की खबर है। 21 अगस्त को देबाशीष बनर्जी अपनी पत्नी संघमित्रा बनर्जी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। नेपाल में आई आपदा के बाद से ही परिवार का उनसे किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। दंपति के लापता होने की खबर से उनके परिवार और रिश्तेदारों की चिंता बढ़ गई है। इलाके में भी बेचैनी का माहौल है। परिवार के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों इस वक्त कहां हैं और उनकी स्थिति कैसी है। যা ঘটনা ঘটেছে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। এবার এরা রাত্রে আমরা রাত 2টো পর্যন্ত বহুবার হেল্পলাইনে চেষ্টা করেছি। তখন তো পুলিশের কাছে জানতে পারলাম ওনারা নেপাল গেছে, মানে ওনাদের নিখোঁজ খুঁজে পাচ্ছি না। अब नेपाल में आई आपदा में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले 2 लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। दोनों लोग घूमने के लिए नेपाल गए हुए थे। वीर रवि और उनके साथ एक और शख्स, अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ परिजनों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। परिवार भारत सरकार और नेपाल सरकार से इस पूरे मामले में मदद की अपील कर रहा है। अब नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से झारखंड के एक परिवार को गहरा सदमा लगा है। रांची के रामप्रसाद बिजली परियोजना में काम करने के लिए काठमांडू गए थे। नेपाल में आई तबाही के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजन उनके सुरक्षित लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है।